हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, ये हमारे पास सेट नंबर सेकंड है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि 200 MCQs हम जनरल साइंस पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके जेकेपी कंस्टेबल के सिलेबस में भी ये टॉपिक मेंशन किया गया है और अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एनटी की, जेके पीएसआई की, ठीक है, अगर हम बात करें पटवारी एग्जाम की तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप आज के इस सेशन में कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और आज क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया प्यारे दोस्तों आपसे, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड। कि मोस्ट कॉमन वायरस जो रिस्पॉन्सिबल है कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा है। HIV वायरस है, रहीनो वायरस है, कोरोना वायरस है, एडिनो वायरस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, चूज करें सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है रहीनो वायरस। याद रखना, रहीनो वायरस जो है ना, ये मोस्ट कॉमन वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल है कॉमन कोल्ड के लिए। क्लियर, ये आपने याद रखना है। फिर जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है HIV वायरस, ये भी पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। HIV की बात करें तो इसकी फुल एब्रीविएशन भी पूछी जाती है। तो इसकी फुल एब्रीविएशन है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसकी क्या है, फुल एब्रीविएशन, ठीक है। तो ये आपके बॉडी का जो हमारे पास इम्यून सिस्टम है ना, उसको अटैक करता है और इससे जो डिजीज होती है वो एड्स की डिजीज होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज टेक्सोनोमी स्टडी। ये टेक्सोनोमी किसको स्टडी करती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है टेक्सोनोमी किसको स्टडी करती है। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं टेक्सोनोमी की, टेक्सोनोमी क्या है। टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेमिंग, याद रखना, डील्स विद द नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नेमिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट। कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये किसको स्टेट करता है। स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डी ऑप्शन दिया गया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। याद रखना है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपने याद रखना है और इसके तीनों लॉज आपने पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नोट लिखा गया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करें तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, याद रखना। और न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ इंटरेक्शन या फिर लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है, नोट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर, ठीक है ना। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये स्टेट करता है कि जो एनर्जी है ये कांट बी क्रिएटेड, ना ही ये क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये ट्रांसफॉर्म्ड होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर। और इसका मतलब क्या है कि दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंस्टेंट ओवर टाइम। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना जो यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में आपको बताई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे, व्हाट काजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड विच टू गैसेज आर कॉमन मोस्ट कॉमन इन द एटमॉस्फेयर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो हमारे पास ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है ना, इसको काज कौन करता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने बताना है। एंड विच टू गैसेज आर मोस्ट कॉमन इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में दो कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो कॉमन है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से आप आंसर देना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नाइट्रोजन एंड आर्गन। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करें, ये काज करती है जो हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, यही काज करती है ब्लू कलर ऑफ द स्काई को, ठीक है ना, इसी की वजह से होता है। लेकिन जो हमारे पास दो गैसेज मोस्ट कॉमन होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन के बारे में पूछा जाता है कितनी परसेंटेज इसकी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो 78%, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार। और ऑक्सीजन की बात करें तो 20%। इसी तरह से हम बात करें ऑर्गन की तो ये 0.934% होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है 0.042%। तो याद रखना है कि हमारे पास 78% नाइट्रोजन होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे 20% होता है, ठीक है, 20.946% होता है, लेकिन आपको 20% याद रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ए डायोप्टर। ये डायोप्टर क्या होता है, आपको ये बताना है डायोप्टर क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। बी ऑप्शन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द ऑप्टिकल पावर ऑफ ए लेंस और कर्व्ड मिरर। ऑप्शन सी दिया गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द कर्वेचर ऑफ ए लेंस। ऑप्शन डी दिया गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द साइज ऑफ ए लेंस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द ऑप्टिकल पावर ऑफ ए लेंस और कर्व्ड मिरर, इसी को हम डायोप्टर कहते हैं। ओके, यूनिट होता है मेजरमेंट का जो यूज टू एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करता है? ऑप्टिकल पावर ऑफ ए लेंस को या फिर एक कर्व्ड मिरर को, ठीक है, ये आप याद रख लेना। और ये हमारे पास पार्टिकुलरली रेलिवेंट होता है इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स में, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल काज ऑफ एनीमिया। कि मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल काज क्या होता है एनीमिया का? विटामिन सी डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आयरन डेफिशिएंसी। याद रखना, आयरन की डेफिशिएंसी ही हमारे पास जो है इसी से काज होता है एनीमिया। और एनीमिया क्या है? एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो करेक्टराइज की जाती है बाय डेफिशिएंसी इन द नंबर या फिर जो हमारे पास क्वालिटी होती है ना रेड ब्लड सेल्स की, जिन्हें आप RBC के नाम से जानते हैं या फिर हेमोग्लोबिन के नाम से, ठीक है ना। तो ये आपने याद रख लेना है। ओके, टाइप्स ऑफ एनीमिया की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है। ये बात याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन टाइप जो काज होती है ये लैक ऑफ आयरन की वजह से इन द बॉडी में होता है, ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। और विटामिन की डेफिशिएंसी से भी होता है, ठीक है ना। और कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी? याद रखना, B12, ठीक है, B12 या फिर जिसे आप फोलेट कहते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये याद रखना, आपसे पूछा क्या गया है, मोस्ट कॉमन टाइप पूछी गई है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, विटामिन डेफिशिएंसी की बात करें कि जो एनीमिया काज होता है, तो वो हमारे पास B12, विटामिन B12 की वजह से, ठीक है ना, काज बाय डेफिशिएंसी इन विटामिन सच एज B12 या फिर फोलेट की बात करें अगर हम, और विच आर क्रूशियल फॉर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे पास जो ये होता है ये आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ये पॉइंट याद रख लेना। और क्रोनिक डिजीज की वजह से भी होता है, तो ये भी आप याद रख लेना। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है आयरन डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन पूछा गया है, इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADP। आपसे पूछा गया है ADP की फुल एब्रीविएशन क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, या फिर यहाँ पे पूछा गया है एसीटेट डाइफॉस्फेट, एडिनिन डाइफॉस्फेट। तो आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ ADP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, याद रख लेना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर B है। तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, और ये हमारे पास प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स में, ठीक है ना। और ये इन्वॉल्व होता है स्टोरेज में एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है द ट्री विच सेंड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल इज नोन एज। कि ऐसा ट्री जो क्या करता है, सेंड डाउन करता है रूट को फ्रॉम इट्स ब्रांचेस से टू द सॉइल में, ये कौन सा ट्री है? ओक है, पाइन है, बनियान है, पाम है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी दे सकते हैं, आपने देखा भी होगा इर्द गिर्द। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बनियान ट्री। ओके, बनियान ट्री एक ऐसा ट्री है विच सेंड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट। क्या पूछा गया कि क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है और ये प्लांट्स में पाई जाती है। दैट ऑब्जर्व्स विच कलर ऑफ लाइट फ्रॉम सनलाइट। आपसे पूछा गया है कि ये ऑब्जर्व कौन सा कलर करती है सनलाइट से? येलो एंड ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ग्रीन एंड वायोलेट, ब्लू एंड ऑरेंज। तो आपको बताना है कि क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है, ये प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन ये कौन सा कलर ऑब्जर्व करती है सनलाइट से? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेड एंड ब्लू। याद रखना, रेड एंड ब्लू। ओके, तो आप याद रख लेना कि क्लोरोफिल जो है ये ऑब्जर्व करती है रेड एंड ब्लू लाइट को, और जो ग्रीन लाइट होती है इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व नहीं होती लेकिन रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है।
और मेकिंग द प्लांट अपीयर्स ग्रीन। तो ये आप याद रख लेना कि यहाँ पे होता क्या है, जो क्लोरोफिल है ये तो ग्रीन पिगमेंट है, आप सब जानते ही हैं, ओके। लेकिन ये क्या करती है ऑब्जर्व, ये हमारे पास रेड एंड ब्लू यहाँ पे लाइट को ऑब्जर्व करती है सनलाइट से, ओके। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन इसमें जो रिफ्लेक्ट होती है ना, वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, ओके। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक पे 50 से 70 एमसीक्यूज भी होंगे, एक्सप्लेनेशन भी होगी। इसी तरह से कंप्यूटर पे भी मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा टॉपिक वाइज। साइंस पे मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिल जाएगा, इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, 500 एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाएगी जो JKSSB ने 2014 से 24 के बीच में क्वेश्चन पूछे हैं। और आज आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट था, ठीक है, JKP का, JKP कंस्टेबल का OMR बेस्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आज पहला हो चुका है, ठीक है। आप में से अगर किसी ने अटेम्प्ट करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 8492886188। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज, और बोलना है कि हमें मॉक टेस्ट चाहिए। मॉक टेस्ट ऑनली आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी चाहिए, जिसमें आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं, करंट अफेयर्स भी और इंडियन जीके के MCQs और इंडियन जीके थ्योरेटिकल पोर्शन भी, तो 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी और इसमें आपको 499 रुपीज़ में ये सब मिल जाएगा मॉक टेस्ट को मिला के। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हुए आपने नंबर पे मैसेज करना है, नंबर ये वाला है, ओके, 8492886188। आपने बोलना है कि पेड ग्रुप में ऐड कर दो और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो। आपने 499 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करनी है, फिर आपको ऐड भी कर दिया जाएगा। पहले आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, जब आप फ़ी पेमेंट करेंगे आपको ऐड भी कर दिया जाएगा और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। और अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं फिर भी आप हमें मैसेज कर देना, ठीक है, और उसकी फ़ी ओनली 99 रुपीज़ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाकी टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। कि हमारे पास लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। आपको बताना है लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन बॉडी के अंदर। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका रोल होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, याद रखना, ह्यूमन बॉडी के। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। कि ऐसा कौन सा एंजाइम है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्टार्ट करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को। आपके सामने ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लैक्टोज, पेप्सिन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्रिप्सिन के बारे में भी बताया था, लैक्टोज के बारे में भी बताया था, पेप्सिन के बारे में भी बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन जो एक ऐसा एंजाइम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, जो स्टार्ट करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को। किसकी डाइजेशन, प्रोटीन की डाइजेशन, याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। ठीक है, द मेन हार्मोन इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूसिंग करने के लिए इंसुलिन को, और मेन हार्मोन है बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए। यहाँ पे है पेनक्रियाज, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स भी दिया गया है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी दिया गया है, आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेनक्रियाज, ओके। पेनक्रियाज की जब हम बात करते हैं, याद रखना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन को, ठीक है, और ये मेन हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए। ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इसलिए आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज द बाइल जूस फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी। कि बाइल जूस कहाँ पे बनता है ह्यूमन बॉडी में, किडनी में, सेलिवरी ग्लैंड में, लीवर, लंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लीवर। याद रखना, जो लीवर होता है यहीं पे हमारे पास बाइल जूस जो होता है ये बनता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ओके। बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन लीवर, याद रखना। और अगर हम बात करें बाइल जूस जो प्रोड्यूस्ड होता है लीवर के थ्रू, इसके 2 मेन फंक्शन हैं। एक तो हमारे पास ये डाइजेशन में काम करता है, बाइल हेल्प्स करता है ब्रेक डाउन होने में फैट्स को फैटी एसिड में, ये पॉइंट याद रख लेना, फैट्स को फैटी एसिड में, ओके। और यहाँ पे याद रखना, विच कैन देन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये वेस्ट जो हमारे पास एलिमिनेशन होता है उसके लिए भी काम करता है, ठीक है। बाइल हेल्प्स करता है रिमूव करने में वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज ए नेगेटिव चार्ज। कि इनमें से कौन से ऐसा पार्टिकल है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, यहाँ पे आपने याद रखना है
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखें इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका एक नेगेटिव चार्ज होता है, दैट ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस ऑफ एन आटम इन वेरियस एनर्जी लेवल आर शेल्स। देखिए यहाँ पे बात करते हैं अगर हम प्रोटॉन की, ठीक है ना, देखें अगर हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो फाउंड पाया जाता है न्यूक्लियस ऑफ आटम में, न्यूक्लियस ऑफ आटम में, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, ओके। और ये भी याद रखना है कि जो नंबर होता है प्रोटॉन का एक आटम के अंदर, ठीक है, एक आटम के अंदर जो हमारे पास नंबर होता है प्रोटॉन का, ये डिटरमाइंस करता है एटॉमिक नंबर और इसकी आइडेंटिटी को, ओके। और ये जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन जो होता है ये भी हमारे पास क्या होता है, एक ये भी न्यूक्लियस ऑफ आटम के अंदर हमारे पास लोकेटेड होता है, ठीक है, और ये एक न्यूट्रल चार्ज होता है, इंपॉर्टेंट होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये आप याद रखना। और एटॉमिक नंबर भी होता है, एटॉमिक नंबर भी पूछा जाता है, एटॉमिक नंबर को आप Z से डिनोट करते हैं, ये आप याद रख लेना। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं ना न्यूक्लियस ऑफ एन आटम के अंदर, वो डिफाइन करते हैं जो एलिमेंट को, उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर एक मास नंबर होता है जिसे आप A से डिनोट करते हो, और मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना एक एटम ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम कहते हैं मास नंबर। आइसोटोप भी होता है, और आइसोटोप के बारे में पूछा जाता है। आइसोटोप क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जितने भी एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, ठीक है ना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिनके क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि एटम क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर को बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर को हम एटम बोलते हैं, और ये कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस को जो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, और एटम्स क्या होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑल सबस्टेंसेस के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आटम, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोटॉन्स, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आटम। आगे पूछा गया है 36 क्वेश्चन आपसे, हाइपरमेट्रोपिया आल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस, ये जो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया है ये जाना जाता है लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी, और ये एक डिफेक्ट है वेर ए पर्सन, जहाँ पे एक पर्सन को क्या परेशानी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है कैन सी। देखिए जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसमें क्या हो सकता है, जिसे आप लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, इसमें एक पर्सन जो होता है वो कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट जो हमारे पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, दूरी वाले ऑब्जेक्ट, उनको देख सकता है क्लियरली, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, पास वाले ऑब्जेक्ट्स को साफ तरह से नहीं देख सकता है एक इंसान, उसी कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। फिर विच प्रोटोजोन काजेज मलेरिया, आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा प्रोटोजोन है जो मलेरिया काज करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर है प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन है ना, ये किसको काज करता है, ये मलेरिया को काज करता है, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये काज्ड होती है कौन से प्रोटोजोन पैरासाइट से, ठीक है ना, आपसे पूछा गया है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड बाय विच प्रोटोजोन पैरासाइट। तो देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जोलॉजी जिसने रखी होगी ग्रेजुएशन में उसको तो पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, ट्राइपेनोसोमा, याद रखना ब्रूसेई। ये हमारे पास क्या है, याद रखना, ये एक ऐसा कजेटिव ऑर्गन है जो क्या काज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को, ठीक है, ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। आगे बात करते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए पॉइंट इन 1 सेकंड, द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए पॉइंट इन 1 सेकंड, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का, तो ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है, ठीक है, जिसे आप HZ से भी डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, टू 1 साइकिल पर सेकंड के, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आपसे पूछा गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, चार्ल्स डार्विन है, या फिर ग्रिगोर मेंडल है, लुईस पास्चर है, थॉमस एडिसन है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है ग्रिगोर मेंडल, ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रिगोर मेंडल। अब ये हमारे पास जेनेटिक्स क्या होता है, देखिए जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जीन्स की, एंड हाउ दे आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, एवोल्यूशन, याद रखना, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो बाय नेचुरल सिलेक्शन है ये किसने दी है, चार्ल्स डार्विन ने।
और ये जो ऑप्शन डी है ना, थॉमस एडिसन के बारे में, ये किस लिए जाने जाते हैं? इन्होंने इन्वेंट किया था लाइट बल्ब को, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, लाइट बल्ब को। और ऑप्शन सी दिया गया ना, लुईस पास्चर के बारे में, ये जाने जाते हैं इन्वेंटिंग द प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन के बारे में, एक हीट ट्रीटमेंट दैट रिड्यूस स्पॉइलेज एंड एलिमिनेट्स पैथोजेंस इन फूड एंड बेवरेज। तो ये आप याद रख लेना। चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में इतने रखते हैं। आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। हम डेली आपके लिए यहाँ पे सेशन लाते रहते हैं, बस आपने भी ऐसे ही दिन रात एक करना है। बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये वाला नंबर है 8492886188, इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, ओके, और आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।